ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कृषि जगत कार्यक्रम, और कृषि जगत कार्यक्रम में मैं दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आजकल लोगों की जो जीवन शैली हो गई है, जिसके कारण लोग बीमारियों से घिरते जा रहे हैं। सिर्फ जीवन शैली ही नहीं, बल्कि कमज़ोर इम्यून सिस्टम से भी लोग रोगों से पीड़ित होते जा रहे हैं। यही नहीं, आजकल हर दूसरे तीसरे घर में आपको ऐसा कम से कम एक व्यक्ति जरूर मिलेगा जो कि किसी न किसी रोग से पीड़ित होता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसका पता हम लगा सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके लक्षण भी हमें शुरुआती दिनों में मिल जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमें पता भी नहीं चलता है और अंतिम पड़ाव पर जाकर पता चलता है। तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे ऐसी बीमारी की जिसके लक्षण हम साफ साफ देख सकते हैं और उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसका इलाज क्या है। आज हम जानेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर खान सर, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और इनका लेजी कॉम्प्लेक्स में क्लिनिक भी है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो में। शुक्रिया सर। जैसा कि आज हमने जो विषय लिया है वो है थायराइड, जो कि बहुत आम है और अक्सर लोग ये सुनते हैं थायराइड है, मुझे थायराइड है, लोगों के मुंह से सुना है। असल में ये थायराइड है क्या? थायराइड ग्लैंड जो गर्दन के सामने में जो है एक तितली की तरह ग्लैंड होता है, उसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड जी। इसका काम बहुत है। इसका जो है बॉडी में बहुत ज़रूरी ऑर्गन है। इसका काम यह है कि जो हमारा जो हार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको कंट्रोल करता है, उसको मैनेज करता है। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करता है, ब्रेन को और मूड को सही रखता है, और ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो ये ग्लैंड बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सर, इनके लक्षण क्या है? हम पहचान कैसे सकते हैं कि हमें थायराइड है? तो नहीं, पहले तो हम समझे कि थायराइड में प्रॉब्लम क्या होता है जी। 2-3 तरह का प्रॉब्लम होता है। एक तो है कि बीमारी जो होती है वो एक है हाइपोथायराइडिज्म, दूसरी है हाइपरथायराइडिज्म, और तीसरी है ग्वाइटर है, फिर उसके बाद नोडुलर ग्वाइटर है। इस तरह कई बीमारियां हैं। ज़्यादा कॉमन है हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म जी। तो अलग अलग का बीमारी का अलग अलग सिम्टम है। जैसे कि मान लिया कि अगर हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म में जो हार्मोन जो निकलता है T3 T4 थायरॉक्सिन जो T3 है और जो T4 जो है, दोनों का सिक्रेशन अगर कम हो तो हाइपोथायराइडिज्म होता है। मतलब हार्मोन जो चाहिए वो सिक्रेट नहीं कर पा रहा है, ये हाइपोथायराइडिज्म हुआ जी। और दूसरा है हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होता है। हाइपर में जैसे कि हार्मोन जो ज़्यादा T3 T4 हुआ, ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। अब दोनों का सिम्टम भी अलग अलग है। सिम्टम बतावे जी जी। तो सिम्टम इसका है कि अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो इसमें होगा कि आपको डिप्रेशन होगा, उसके बाद वेट गेन होगा, मोटापा बढ़ेगा, प्रेशर लो रहेगा, पल्स भी स्लो होगा, और ठंडा जल्दी बर्दाश्त नहीं होगा। तो समझिए अगर सिम्टम है या आप में, तो आप समझिए कि हाइपोथायराइडिज्म है, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए जी। और कैसे समझेंगे कि हाइपरथायराइडिज्म है? तो हाइपरथायराइडिज्म जो है, इसमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और एंग्जाइटी, पेशेंट एंग्जाइटी होता है, और वेट लॉस होता है, दिन ब दिन पतला होते जाता है, खाना पीना सही होने से भी पतला होते जाता है। और ये उसका जो है एंग्जाइटी रहता है, और टेम्परेचर ज़्यादा रहता है उसका, और प्रेशर भी हाई रहता है, पल्स रेट हाई रहता है। तो समझिए कि हाइपरथायराइडिज्म है। इसके लिए भी डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। सर, जैसा आपने बताया हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, सर इन दोनों में से रिस्की कौन सा है ज़्यादा? दोनों ही रिस्की है। हाइपर हो तब भी, हाइपो हो तब भी, दोनों ही रिस्की है। दोनों में ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और सर, जो इलाज है, क्या इसका इलाज संभव है? इलाज संभव है। एलोपैथिक में भी इसका इलाज चलता है। एलोपैथिक में तो होल लाइफ खाना पड़ता है, लेकिन होम्योपैथिक में इसका कुछ दिनों तक कोर्स करने से थायराइड ठीक हो जाता है। मतलब होम्योपैथिक में इसका इलाज है, पूरे टाइम आपको दवाई नहीं खानी होगी जी। ये तो बहुत अच्छी बात हमारे श्रोताओं तक जाएगी, क्योंकि अक्सर कुछ लोगों को थायराइड होता है तो वो अक्सर एलोपैथी ही लेते हैं ज़्यादातर।
सर और मैं ये जानना चाहती हूँ कि थायराइड की वजह से और चीज़ें क्या अफेक्ट होती हैं हमारे बॉडी में या हमारे ऑर्गन्स में? तो मैंने बताया ना, उसको ग्रोथ रुक जाएगा, डेवलपमेंट जो बॉडी का है वो नहीं होगा, उसके बाद में और तरह तरह की बीमारियाँ होंगी। अगर मोटापा बढ़ेगा, खून की कमी होगी, अगर हाइपर है तो वेट लॉस होगा, दुबला पतला दुबला हो जाएगा पेशेंट, तो इससे और भी तकलीफ बढ़ती है। और सर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थायराइड की वजह से जो वुमेन्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी अफेक्ट होता है हाइपो में, खास करके हाइपो में। जी। और हाइपो में पेशेंट एनीमिक हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, इसलिए मेंस भी गड़बड़ होता है। जी। और सर ये भी पूछना है कि क्या ये जेनेटिक है? हाँ, जेनेटिक भी होता है, ये जेनेटिक है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि घर में ना माता को है ना पिता को है, फिर भी बच्चे को हो जाता है। हाँ। तो मतलब वो किसी भी फैमिली में हेरिडिटरी होता है, हाइपर दोनों ही हेरिडिटरी होता है। तो सर थायराइड के अलावा और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हेरिडिटरी हो जाती हैं? जैसे ग्वाइटर हुआ, नोडुलर थायराइड हुआ, जी। थायराइड नोडुलाना हो जाता है, और कभी कभी थायराइड में कैंसर भी हो जाता है। कैंसर। तो सर जैसे उस स्टेज पर पहुंचने के लिए, जैसा आपने बताया कैंसर भी हो जाता है, तो उससे पहले कुछ तो लक्षण मिलते ही होंगे। लक्षण तो पहले मिलेगा ना, अगर हाइपो है तो हाइपो का सिम्टम मिलेगा, हाइपर है तो हाइपर का मिलेगा। उसके बाद में थायराइड में पेन होगा, थायराइड का साइज बड़ा होगा, तो उसके बाद में कैंसर बहुत कम होता है, लेकिन कैंसर भी हो जाता है। होम्योपैथिक में सर इसका क्या क्या इलाज है? इसका तो हाइपो के लिए भी कुछ दवाएं हैं, जैसे कि कैलकेडिया कार्ब है, थायराइडिनम 3X है, और भी कई दवाएं हैं, अकॉर्डिंग टू सिम्टम हम लोग देते हैं। हाइपर के लिए नेट्रोम्योर है, आयोडम है, और थायराइडिनम 1M है, यह अकॉर्डिंग टू सिम्टम हम लोग देते हैं। लेकिन थायराइड के लिए ट्रीटमेंट के साथ साथ में डाइट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है जी। उसको डाइट भी बहुत रोल अदा करता है। जैसे कि हाइपो में है तो आपको आयोडीन रिच फूड खाना चाहिए, आयोडीन फूड जिसमें आयोडीन ज़्यादा है। जिनको हाइपो है जिनको उनको जिंक रिच फूड खाना चाहिए, उसको सेलेनियम रिच फूड खाना चाहिए, जैसे सोयाबीन हुआ या फिर ये चिकन हुआ, ये सब खाना चाहिए। और जिंक जिसमें ज़्यादा है, जैसे कि जो जितना भी बीन्स होते हैं उसमें जिंक ज़्यादा आता है, जिंक रिच फूड खाना चाहिए हाइपो वालों को। और ये फूल गोभी, बंदा गोभी जो होता है उसको नहीं खाना है, उसको थायराइड को बढ़ाता है। तो ये सब चीज़, सोयाबीन का बना हुआ चीज़ नहीं खाना है। और हाइपर वालों को जिसमें आयोडीन कम हो उसको खाना चाहिए। और इससे हाइपो वालों को तो आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए। हाइपो वाले को, हाइपर वाले को जो है उसमें जो ये फूल गोभी, बंदा गोभी खा सकते हैं, बीन्स भी खा सकते हैं, और ये सब डाइट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और सर ये जो थायराइड है उस बीमारी से बचने के लिए जिनको नहीं है, कुछ ऐसे मेजर्स जो वो ले सकते हैं, प्रिवेंशन? तो डाइट को मेंटेन करना चाहिए। कुछ दवा भी है, लेकिन दवा जरूरत इससे पहले डाइट मेंटेन करें तो अच्छा है। सर जैसा अभी मैंने शुरुआत में बोला कि आजकल लोगों की जो ये जीवन शैली है वो बहुत ही गड़बड़ हो गई है। सर आप क्या सुझाव देना चाहते हैं हमारे किसान भाइयों को और हमारे श्रोताओं को कि वो किस तरह की जीवन शैली अपनाएं जिससे वो निरोग रहे या रोगों से बच सके? इसके लिए है कि बैलेंस डाइट ले, खाना पीना को सही रखना चाहिए जी। और एक ही चीज़ नहीं खाना चाहिए, जैसे चावल दाल सिर्फ खा रहे हो नहीं, सब्जियां भी खानी चाहिए, फल भी खाना ज़रूरी है। तो ये सब कुछ खाएंगे तो बॉडी का जो ज़रूरत है वो पूरा होगा। उस साथ में एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। और किसान तो खेत में काम करते हैं, उनके तो एक्सरसाइज हो जाता है। कुछ लोग हैं जो कि खुद खेती खुद नहीं करते हैं, वो लेबर से करवाते हैं, वो तो उनको जो अपना हेल्थ का इशू आ जाता है, तो उनको अब खुद से एक्सरसाइज करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, तो इससे होगा कि वो निरोग रहे। और खाना पीना और खासकर पानी पर ध्यान देना चाहिए। पानी जो है कुआं से निकाल के ऐसे ही पानी नहीं पीना चाहिए, चाहे हैंडपंप से पानी लोग निकाल के पी लेते हैं, वो नहीं देना चाहिए। गवर्नमेंट का आजकल तो वो क्या नल जल सप्लाई जो गवर्नमेंट सप्लाई करती है पानी, वो ट्रीटेड वाटर होता है, पानी उसका ट्रीट किया हुआ रहता है, वो पानी पीने लायक रहता है। खासकर अरुणाचल में जो है पानी झरना का पानी लोग लेकर पीते हैं, जहाँ तहाँ पानी पी लेते हैं, वो भी एक बीमारी का कारण है। तो जहाँ ट्रीटेड वाटर हो, पानी हो, वहाँ पिए, या फिर बाहर जाएं तो हमेशा
बोतल वाला पानी पिए। जहाँ जैसे कहीं गए, होटल में गए, होटल का पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि स्टोर करके वो लोग रखते हैं। तो अच्छा रहेगा कि बोतल वाला पानी पिए। जी सर, जैसा कि आजकल लोग इतना बिजी भी हैं, लोग कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, हम व्यायाम कैसे करें, कैसे, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि कुछ वक्त निकालें, उन्हें कैसे प्रेरित कर सकते हैं ताकि वो थायराइड जैसी बीमारी से बच सके? अगर उनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनसे उन्हें भी होने का खतरा है, सिर्फ थायराइड ही नहीं सर, जैसे डायबिटीज हो गया, ये भी जेनेटिक है, तो सर ऐसा आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो कुछ वक्त निकाले अपने लिए? क्योंकि आजकल लोगों की जो जिंदगी है, सभी वर्किंग है, चाहे ज्यादातर औरतें भी आजकल वर्किंग है, आदमी भी वर्किंग है, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों के लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे? बस आजकल खास करके बच्चों में आजकल जो मोबाइल की आदत हो गई है, कंप्यूटर की आदत हो गई है, टीवी देखने की आदत हो गई है, तो बच्चे, इससे होता है खेलना भूल गए, खेलना छोड़ दिए, बाहर निकलते नहीं है। तो बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए, कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए, ताकि वो बाहर जाके खेलें। जब खेलेंगे तो उनका एक्सरसाइज हो जाएगा। और खेलने जो बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो उनका टेंशन फ्री होते हैं। घर में रहेंगे, मोबाइल देखेंगे तो उनका जो है एनर्जी वेस्ट, खर्च नहीं होता है, इसलिए घर में बदमाशी करते हैं, ये करते हैं। इसलिए बाहर खेलना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग बड़े हैं उनको सुबह उठ के वॉकिंग करना ज़रूरी है, या फिर योगा करें, हल्का एक्सरसाइज करें। योगा भी बहुत काम का चीज़ है, और नहीं कर सकते तो मॉर्निंग वॉकिंग तो ज़रूर ही करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिजी लाइफ में खास करके जो ऑफिस में काम करते हैं, कंप्यूटर में बैठे काम करते हैं, तो उनको एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए उनको योगा करना ज़रूरी है। सुबह उठ करके योगा करें, एक्सरसाइज करें, और बच्चों को खेलने दें, ये बहुत ज़रूरी है। जी, पढ़ाई के साथ साथ उन्हें खेल कूद की भी उतनी ही आवश्यकता है सर। और जैसे किस क्योंकि सर आप एक डॉक्टर हैं, हमारा टॉपिक सर सिर्फ यहीं तक ही नहीं सीमित है, इसके आगे पीछे भी ऐसे कई सारे रोग हैं जो आजकल बहुत नॉर्मल होते आ रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब किस किस चीज़ों से बच सकते हैं? जैसे अभी सर्दियों का मौसम है, तो कौन कौन सी बीमारियां होने का ज़्यादा चांस है? सर्दियों में ओल्ड एज वालों को अस्थमा, दमा जिससे कहते हैं, वो होने का चांस रहता है। इसलिए उनको ठंडा से बचना चाहिए, गर्म कपड़ा पहनना चाहिए, गले में मफलर लगाएं, और रात में सोने में गर्म कपड़ा यूज़ करें। घर में आग पे सेकने से भी हीट मिलेगा। और जो दूसरे लोग जो हैं, जवान लोग हैं, उनको भी बिना कपड़े का गर्म कपड़ा पहने बाहर नहीं जाना है, ठंडा से बचना चाहिए। कि ठंडा से नहीं बचेंगे, और बच्चों को भी अगर ठंडा से नहीं बचेंगे तो बहुत तरह की बीमारियाँ, जैसे टॉन्सिल हो गया, फेरेंजाइटिस हो गया, जो भी सांस की बीमारियाँ हैं वो होने का चांस रहता है। इसलिए उनको ठंडे से सर्दियों में तो ठंडे से बचना बहुत ज़रूरी है। ठंडा पानी न पिए, पानी गर्म करके पिए, और कपड़ा तो गर्म कपड़ा तो पहनना बहुत ज़रूरी है। जी, और सर जैसा मैं एक सवाल मुझे पूछना था बीच में, सर ये पूछना था कि जैसे जो थायराइड है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उन्हें किस तरह, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी कई ऐसी औरतें हैं जो थायराइड से जूझ रही होती हैं, तो उनमें किस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं, या वो उस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकती है? यही होगा, हाइपोथायराइडिज्म है। अगर उनका वेट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा, बीपी लो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो गया, पल्स रेट भी लो हो गया, उसके बाद थकावट हमेशा रहता है, कमज़ोरी लगती है, और तो ये सब समझना चाहिए कि उसको हाइपोथायराइडिज्म है। हाइपर में है तो वेट लॉस होगा, प्रेशर हाई रहता है, पल्स रेट भी हाई हो गया, और हाइपर वाले को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, हाइपो वाले को ठंडा बर्दाश्त नहीं होता है, हाइपर वाले को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। तो प्रेगनेंसी में थायराइड की दवा भी चलती है, क्योंकि चलाना ज़रूरी है, नहीं तो एबॉर्शन होने का डर रहता है। तो ये दवा भी साथ में चलने से अच्छा है। और सर जैसा आपने बताया कि होम्योपैथिक में इसका इलाज है, तो कितने समय में लगभग इलाज संभव है? वो कंडीशन पर भी, मतलब जो ब्लड टेस्ट कराते हैं हम लोग, जैसे कि थायराइड का टेस्ट करवाते हैं, उसमें देखेंगे कितना बढ़ा हुआ है, कितना लो है या हाई है, तो दवा चलती है 3 महीने, 4 महीना में, 5 महीना में वो तो कंट्रोल हो जाता है। जी, और सर हमारा ये जो कार्यक्रम है वो किसान भाइयों का है, तो किसान भाई जो हैं उनसे आप क्या कहना चाहते हैं कि वो किस तरह इस बीमारी से बच सकते हैं? तो मैंने बताया ना, उसको डाइट, खाना पीना सही रखना पड़ेगा, हर तो सब्जियाँ भी खाएं, चिकन,
मीट में एग्स भी खाना है, उससे जो भी चीज़ है खाना पीना सही रहेगा तो थायराइड भी ठीक रहेगा और दूसरी बीमारियां भी नहीं होगी। जी सर, क्योंकि अभी समय हो चला है, हमारे कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं। जाने से पहले आप हमें सभी श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि डाइट और खाना और पीना दोनों को मेंटेन करें। पीना मतलब पानी साफ सुथरा पानी पिए, जहाँ तक पानी नहीं पिए, और खाने में बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। खाने में जो भी चीज़ कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, विटामिन हुआ, इसको ले। और उस कार्बोहाइड्रेट जितना अनाज होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फल जो जितने भी फ्रूट्स हैं उसमें ये विटामिन मिलता है, उसके बाद हरी सब्जियों में आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, तो ये सब चीज़ लेना चाहिए। तो इसको कि आपको बीमारी भी बच सकें, कोई बीमारी ना होगी और हेल्दी रहेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओ, इसी के साथ ही हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आप सुनिए चंद आदि लोकगीत। Hello, Kango.
mamponga go oi melopingo ne komaya go oi di dende doi dende boneko oi no dinner langa pakate go oi melo dende hobo ke ikoko go oi melo tingo ne pagdudam go oi kebu botsi dadie go oi hello pata nom nang borang go oi melok narik boko go oi de bolen ne ka kuna go oi ayum pedonga naneke go oi melo naneke na tinyoko go oi dalope pabona pedona ne tinyoko topal kuname maloke pelonga ne doing ke tapiko booming tasize melu pelonga uwong kuname tenako katolang doine kia melopumbu perilinga edinga kakune umuteme nasika semana patulang kaliko surilen melok kapilen patulang nelo sekoroi patagam dan me pataga tua pariena ena donek ankie da yo yang atasime anine taringe besung tumbima neitem metinga yirpinga yang kunem delone ame meponga gagdong yang kunem doing kerot kume delo akbene kasime
pana Dalope pabona. Besung pana Dalope pabona. Panggung bomdulang Dalope pabona. Dalo dandem pataga Dalope pabona. Chaliko pataga Dalope pabona. Malatuaga pagbumto Dalope pabona. Deno teknik pernguma Dalope pabona. Doing ke pernguma Dalope pabona. Malo situng tesiga Dalope pabona. Dandamariaga Dalope pabona. Bom kega kunama Dalope pabona. Dadi lingait banga Dalope pabona. Dandamait banga Dalope pabona. Tiling kelipunga Dalope pabona. Nyobo pu ye goi ka kola Nyobopuye goi ikakole. De kayum pedong goi ka kola Nyobopuye goi ikakole. Delo nane ke goi ka kola Nyobopuye goi ikakole. De pedotile goi ka kola Nyobopuye goi ikakole. Melo bai lento goi ka kola Nyobopuye goi ikakole. Melo sedigite goi ka kola Nyobopuye goi ikakole. De pove sim goi ka kola Nyobopuye goi ikakole. Ajiv gilingam goi ka kola Nyobopuye goi ikakole. Melo padong giling goi ka kola Nyobopuye goi ikakole. Melo yon belan kai goi ka kola Nyobopuye goi ikakole. De olomam pong goi ka kola Nyobopuye goi ikakole. Melo yon ko kai goi ka kola Nyobopuye goi ikakole. Na done ari goi ka kola Nyobopuye goi ikakole. Oki gan gile goi ka kola Hey Melo situ te goi ka kola Nyobopuye goi ikakole. Bajo nane goi ka kola Nyobopuye goi ikakole. Aji silung goi ka kola Nyobopuye goi ikakole. Mambu silungam goi ka kola इस गीत के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।